के करीब क्वेश्चंस होंगे और बेहतरीन, क्या कहना चाहिए, बेहतरीन प्रश्न होंगे हर एक एरिया से, हर एक सेक्टर से, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। अक्षिता बिश्नोई जी, रागिनी तिवारी, AK, NK, पूनम जी, प्रभा जी, हे पार्थ, हर हर महादेव को भी, ज्योति वर्थी को, दिनेश रॉय और नीतू जी, परी सिंह, सुनील कुमार, प्रभा, अलका मिश्रा, जिनका नाम हो जाया करे वो अपनी अटेंडेंस दोबारा न लगाया करे, बार बार बोल रहे हैं, बाकी छूट जाते हैं। हाँ, जो सो के आए हैं गुड मॉर्निंग करते हुए। पहला पहला प्रश्न प्याजे प्याजे भैया, पहला पहला प्रश्न प्याजे भैया से आ जाइए एकदम बढ़िया तरीके से। प्याजे और वाइगॉट्स की भैया से पहला प्रश्न है आपका, आपको जवाब देना होगा। और आपको क्लासेस भी दी थी, आपको शॉर्ट वीडियो भी दिए थे, कंटेंट पे बताएंगे। प्याजे और वाइगॉट्स्की के सिद्धांतों में समानता है। आपसे पूछ रहा है गुड्डा जी, समानता क्या है? एक बार फटाफट से बताएंगे कि क्या समानता है। बच्चों की खुद की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, क्या उन्होंने, बच्चे खुद की शिक्षा में जुड़ाव महसूस करते, एंगेज होते हैं, भली बात कही है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, क्या दोनों ने ये कहा है कि आपके सीखने में संस्कृति इंपॉर्टेंट है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन में समानता है, या बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान? पहला प्रश्न क्यों गलत करना चाह रहे हो? तुमसे समानता पूछी है, बातचीत करना बंद करके फोकस कर लो। प्रश्न ऐसे हैं, न जानो पूछो कैसे हैं। 50 प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे हाथ से लिखे हुए प्रश्न हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। और वो प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम ताता थैया हाय री मोरी मैया ये मुंह से निकलवा देंगे तुम्हारे कि क्या कर दिया। जिसने भी सी बताया गलत है। भाषा और विचार के बीच में उनके चिंतन में समानता नहीं, असमानता है। जब मैं तुमसे असमानता पूछूं तब तुम बताना कि भैया मैम भाषा और विचार में दोनों भैया जियों के बीच में असमानता है। कि एक तो वाइगॉट्स्की ये कहते हैं कि पहले आती है भाषा और फिर आते हैं विचार, भाषा से प्रभावित होते हैं आपके विचार। प्याजे कहते हैं कि भैया पहले आते हैं विचार, उससे प्रभावित होती है भाषा। तो ये तो दोनों के बीच में क्या है, असमानता। मैं पूछ रही हूं समानता। बच्चों के विकास में चरण की बात वाइगॉट्स्की नहीं करते, काट दीजिए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की बात, ठीक है, ये बात केवल कौन करते हैं? तो कहोगे वाइगॉट्स्की करते हैं, प्याजे नहीं करते। ये बात कौन करता है? वाइगॉट्स्की करते हैं, प्याजे ने की। तो प्याजे की तो आलोचना ही इसी बात पे है कि वो संस्कृति को नेग्लेक्ट करते हैं। उत्तर क्या है? ए है। तो जितने भी बच्चों ने ए दिया अपनी पीठ थपथपाइए, जितने भी बच्चों ने बी और सी दिया अपने गाल थपथपाइए और नींद से जाग जाइए, क्योंकि अगर उस दिन किसी ने खुरापात करते हुए ऐसा ही प्रश्न बना दिया तो भैया गुड मॉर्निंग तुरंत बैड हो जाएगी। पहले प्रश्न पे गुगली गई है और सभी बैट्समैन से मेरा अनुरोध है थोड़ा सा एकदम ध्यान दे दें। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? आपसे पूछ रहे हैं चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन, चेंज करना इमोशन में, स्टेबिलिटी, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप किस में आएगा? साइको सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास या भावनात्मक विकास। देखिए, आपके भावनाओं, आपकी इमोशन की बात है, पर्सनालिटी की और सामाजिक संबंध, ये आते हैं आपके साइको सोशल डेवलपमेंट में। किस में आते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट में आएगा। क्यों आएगा? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो गया, भावनाओं में परिवर्तन हो गया। एरिक एरिक्सन भैया क्या कहते हैं कि भैया आपके जिस तरीके के अनुभव होंगे, आपके इमोशन बदलेंगे, आपके सामाजिक संबंध बदलेंगे, उनमें परिवर्तन, उनमें स्थिरता, ये सब आपके साइको सोशल डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। इवन आपका व्यक्तित्व भी इसी बात पर डिपेंड करेगा। कौन बच्चा कह रहा है दिख नहीं रहा?
एक बार थम्स अप करके बता दो, क्योंकि मुझे तो बढ़िया दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा ये आती हुई बॉल? कौन है जो नींद का मारा है अभी? उठो लाल अब आंखें धो लो। है, एकदम क्वेश्चन लाई हूं, अब तो आंखें खोलो। हाँ दिख रहा है ना सब, जिसको नहीं दिख रहा उठो आंखें खोलो। देखो 14 दिन बाद ही प्रश्न कि भैया कौन सा मैच हो रखा है सही से। तो बेशक मानक मूल्यांकन तुलना करता है, रैंकिंग करता है, गलत है, ये बात गलत है, लेकिन करता तो यही है ना, तो नेचर के हिसाब से मैच करना था ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग जाकर बुद्धि का प्रयोग करके क्या थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ना सीखो कि पूछ ही क्या रहा है तुमसे। तुमसे ये नहीं कर रहा कि मूल्यांकन सबसे अच्छा कौन सा होता है, तुमसे साफ पूछ रहा है कौन सा सही से मैच हो रखा है। तो बात को समझो। तो जो भी इधर उधर झांका झांकी कर रहा है, जो भी इधर उधर अभी भी नींद के आगोश में जागो। ऐसे आई ओपनिंग प्रश्न है, लेकिन न जानो पूछो कैसे आई ओपनिंग प्रश्न। आ जाओ। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर काम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कह रहे हैं स्कूल उस ढांचे के अंदर काम करे जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करे। यानी स्कूल किसका आकलन करे कि भैया उत्पाद प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोसेस ना देखे बालक की, क्या देखे, प्रोडक्ट देखे कि नंबर कैसे आ रहे हैं, कि भैया बढ़िया कर रहा है कि नहीं, और सीधे परिणामों का आकलन करे, क्या ये बात सच्ची मुच्ची सही लगती है, भैया मुझे तो ये बात गलत लगती है तो काट दो। अब देखो गलत में कौन सा है जहां ए गलत हो। उत्तर तुम्हारा बी है। ठोको ताली, बजाओ अपनी अपनी पीठ पर दो शाबाशी। सीखना पक्के तौर पर सीक्वेंशियल और पदानुक्रमित है। भैया सीखना स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल है, सीखना सीक्वेंशियल है और हेरार्कियल है, लेकिन स्ट्रिक्टली पक्के तौर पर, पक्के तौर पर बताओ भैया, पक्के तौर पर गलत है भैया, क्या है, गलत है। आओ, किस लर्निंग की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। और भैया हिंट देती हूँ वाइगॉट्स की, ठीक है ना, और हिंट देती हूँ वाइगॉट्स की, देखना कि बच्चों द्वारा दूसरे बालकों को सिखाना है जो उन्होंने सीख लिया और दूसरा बालक बेचारा सीख नहीं पाया। अगर आपको पता है गुड्डा इसका उत्तर, तो न केवल उत्तर लिखो बल्कि साथ ही साथ वाइगॉट्स्की भैया की वो बाकी दो और टीचिंग लिख दो जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। फटाफट से लिख दो वाइगॉट्स्की भैया की वो दो और टीचिंग। शाबाश शाबाश। गर्म पानी कोई पीना चाहेगा? बताओ। जेडपीडी टीचिंग की बात कर रही हूँ, जेडपीडी नहीं, जेडपीडी तो मेरे बच्चे अंतर है, इसके फोल्डिंग मदद है। कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। शाबाश। लगता है शॉर्ट वीडियो देखी नहीं है, लगता है शॉर्ट वीडियो देख नहीं रहे हो। देख लो बेटा जी, शॉर्ट वीडियो जाके देखो। किस, और एक नहीं 10-10 बार देखो, 5-5 10-10 मिनट की कितना समय जाता, एक एक नंबर अपनी झोली में आता हुआ दिखता है, तो देखने में क्या बुराई है उसको। सेंसिटिव टाइम या सेंसिटिव पीरियड, वो पीरियड है, मैंने आपको बताया था सेंसिटिव पीरियड, मैंने आपको मैराथन के अंदर कंटेंट की मैराथन में सेंसिटिव पीरियड से संबंधित 3 से 4 जो बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन आपकी आई हुई है वो आपको बताई थी कि सेंसिटिव पीरियड वो समय होता है जब आपका विकास सबसे अधिक होता है और ब्लैंक से प्रभावित होता है। ब्लैंक से बोले तो पर्यावरण से प्रभावित होता है। यानी उस दौरान अगर बढ़िया लोग मिल गए तो मामला एकदम जबरदस्त हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया पर्यावरण मिल गया। किशोरावस्था का समय भी सेंसिटिव संवेदनशील अवधि है सीखने की। मित्र अच्छे मिल गए तो एकदम बढ़िया आनंदित, और अगर मित्र अच्छे नहीं मिले तो क्या रहेगा, आओ भैया सुट्टे पे बैठे हैं, आओ भैया उधर बैठे, ये वाला मामला। सेम शैशवावस्था यानी इन्फेंसी भी बहुत सेंसिटिव पीरियड है। पर्यावरण कैसा मिल रहा है, कितना आप ध्यान दे रहे हो, कितना आप उसको सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से आपके जनरल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वंशानुगत कारक नहीं कहे जाएंगे क्योंकि हेरिडिटी से जो बिल्ट होना होता है ना हमारे अंदर, वो जब हम दुनिया में आए तभी बिल्ट हो जाता है। ठीक साहब। उत्पत्ति मूलक कारक, उत्पत्ति मूलक कारक का मतलब जेनेटिक फैक्टर सेम पहले ही काम कर चुके हैं। और मानव जाति कारक एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसे कोई प्रोलॉजिकल फैक्टर तुम्हारे अंदर आने के बाद नहीं काम करेंगे। आए एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, एशिया यानी भारत पाकिस्तान, इधर उरी बाबा कैसा नाम ले लिया मैंने सुबह सुबह, लाहौल विला कुव्वत, अल्लाह माफ करे मुझे जाना है,
उसके घर में रोटी नहीं है तो रोटी दे के आनी है। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, गुस्सा नहीं करना बेटा, गुस्सा नहीं करना रे, गुस्सा नहीं करना। और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, बड़े बैठे हैं बेटा, पापा जी के सामने इतनी तेज आवाज में नहीं बोलना, धीमे बोलो, तुमसे बड़े हैं, कह दिया तो कह दिया। किया जाता है कि नहीं किया जाता भैया? किया जाता। ये सच्चाई है कि एशियाई संस्कृतियों में हम सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं और क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करते हैं और शर्म जैसी भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं, हर व्यक्ति की भावना अलग होती है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये कटा पहला सही, दूसरा गलत, तो उत्तर है ए। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि हमारे देशों में, है ना, हमारी ये एशियाई कल्चर नहीं है कि बड़े बैठे हैं तो एक दो बात बच्चा सुन के निकल जाता है, जब बहुत ही ज्यादा एकदम सिर से तांडव हो जाता है कि फूफा जी एकदम ही फूफ मार दिए हैं, तब बच्चा कहता है कि हाँ तो नहीं करता, और वो भी नजरें नीची करके बोलता है। अगर बच्चा बोल भी कभी जाता है, उधर से पापा की चलती हुई चप्पल आती उड़ती, बोले नालायक, फूफा जी के सामने ऐसे बोल रहा है, तो बोल दिया, तो बोल दिया, यूं 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 करके पिटता हुआ। ये सच्चाई है कि क्रोध की अभिव्यक्ति को हमारे यहाँ हतोत्साहित और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ए लग रहा था लेकिन दीदी बी लगा दिए, तो कौन बोलेगा? मुझे बताओ, ये कौन बोलेगा? है, बताओ मुझे, ये कौन बोलेगा कि तुम्हारे अंदर की अंतर अभिव्यक्ति जो बोले उसको लगाओ, दूसरे बी पे जा रहे हैं तो तुम बी पे क्यों जा रहे हो? ठीक है ना? हाँ, क्लियर हो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला मामला। समावेशी कक्षाओं में, समावेशी इंक्लूसिव क्लासेस में अलग अलग भिन्नताओं के अकॉर्डिंग विभेदित निर्देश, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चे के बीच, यानी क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो इंस्ट्रक्शन भी विभेदित दिए जाएं, अलग अलग दिए जाएं। बच्चे के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखा जाए, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। मैं विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। देखिए भैया, मैंने हमेशा बोला है, जब भी आए कि विभिन्नता को दूर करो, जब भी आए कि भैया व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करो, गलत शब्द ये मैं बताते बताते कम से कम हजारों बार बताते बताते पागल हो गई, लेकिन फिर भी ये गलती करने वाले करते ही हैं। अरे भाई, समावेशी कक्षा में अलग अलग भिन्नताओं के अकॉर्डिंग अलग अलग निर्देश, विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। या तो हर बार नया बच्चा होता है तो उसको पता नहीं होता कि भैया समावेशी शिक्षा में जब भी आए भिन्नता को समाप्त करना या भिन्नता को दूर करना तो वो गलत है, उसको सही नहीं माना जाएगा। या तो हर बार नया बच्चा है जो गलती कर रहा है। बताना जरा, ये जिन्होंने भी गलती करी वो नए वाले बच्चे हैं या पुराने वाले बच्चे हैं, जो जिनको पहले से मैंने कईयों बार ये वाली बात बताई है, प्रैक्टिस सेट में भी, मैराथन में भी। बताएं जरा जल्दी से बताएं। ये बी वाले भी कुछ थे, तो बी वाले नए वाले हैं? जल्दी से एक बार राइट हैंड ऐसे कर दो कि दीदी हम नए वाले हैं, नए हैं, इसीलिए हमको ये वाली बात नहीं पता, इसलिए हमसे गड़बड़ी हो गई, आगे से नहीं करेंगे। और पुराने वाले हैं तो भैया तुम्हें लाओ मांझ देते हैं अभी अभी, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो गलत स्कीमा है वो ठीक हो जाएगा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, गौर फरमाएं भैया, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सिंबल्स के लिए सिंबल्स का यूज करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक मानने की क्षमता खाली स्थान के दौरान विकसित होती है। यहाँ बताओ कौन सी अवस्था के दौरान, और ये बच्चों को क्या सीखने में मदद करेगी? बताएंगे भैया, बच्चों को क्या सीखने में मदद करेगी? भैया, चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, जबरदस्त तरीके का मैथ्स, यानी एक्स मान लिया जाए कि माना कि राम को श्याम से मिला धन एक्स था, या माना कि सीता जी ने जो रावण को जो पैसा उधार दिया वो एक्स था, इतने रुपए की ब्याज है। तो भैया यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि क्षमता के खाली स्थान के दौरान विकसित होती है। तो हम ये जो माना कि एक्स लगाते हैं मैथ्स में, वो कब आएगा? तो भैया वो आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, और ये बच्चे को मदद करेगा किसमें? बीज गणित और गणना में, यानी एलजेब्रा और कंप्यूटेशन सीखने में मदद करेगा। अब देखो भैया, ब्रूनर से भी इसको समझा जा सकता था। कैसे समझा जा सकता था? जरा मुझे बताओ, ब्रूनर भैया की 3 स्टेज आप बताएंगे जल्दी से। ब्रूनर भैया की 3 स्टेज है। पहली है जिसे बोलते हैं क्रियात्मक, इनएक्टिव। क्या बोलते हैं पहली स्टेज को भैया की? को इनएक्टिव। दूसरी को बोलते हैं आइकॉनिक, और तीसरी को बोलते हैं सिंबॉलिक, जिसमें प्रतीकों का नहीं चिन्हों का प्रयोग होता है। सिंबॉलिक, अरे यार सिंबॉलिक कैसी खतरनाक होगी, सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक, ठीक, सिंबॉलिक। और यहाँ सिंबल की ही बात हो रही थी, अंतिम स्टेज की बात हो रही थी, ऐसे भी मिलाया जा सकता था, जैसे भी मिलाना चाहो। एक प्रगतिशील क्लास में आकलन कैसा होगा? अब बताओ, अच्छे वाले आकलन का गुण बताना है कि एक प्रगतिशील क्लास में आकलन
क्या होगा? आकलन मानक संदर्भित होगा। मानक संदर्भित तो सबसे गंदा होता है, क्योंकि ये क्या बताता है? ये रैंक कर बताता है कि बच्चे की कितनी रैंक है, ये तुलना करता है। गतिशील होगा, गतिशील डायनेमिक होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, योगात्मक भी नहीं होगा। अब इन दो में से क्या लगाते हो? उद्देश्यपूर्ण होगा या गतिशील होगा? आराम से बताने का, आराम से बताने का रे बाबा, आराम से बताने का। बिल्कुल, प्रगतिशील क्लास में आकलन गतिशील होगा। आकलन गतिशील होगा मतलब आकलन ऐसे चल चल के जाएगा। अभी यहाँ खड़ा है आकलन, फिर यहाँ खड़ा होगा, हेलो, फिर यहाँ खड़ा होगा। आकलन गतिशील होगा मतलब कई तरीके का आकलन होगा, रिजिड नहीं होगा, यानी लचीला आकलन होगा। क्या कहोगे? लचीला आकलन होगा। हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से होगा। कैसा होगा? तो आप कहोगे हर बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग होगा। कैसा होगा? तो आप कहोगे हर बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग होगा। कैसा होगा? हर बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा होगा। ठीक साहब, क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। आपको अब कह रहे हैं वो कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा आपकी मिडिल चाइल्डहुड या अडोलसेंस में प्रवेश करता है। कह रहे हैं वो कोई एक निश्चित समय नहीं होता, वो कोई एक निश्चित समय नहीं होता, वो कोई निश्चित क्षण नहीं होता जब आप एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास या आप एक पर्टिकुलर अडोलसेंस में एंट्री मारते हो। आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो कि आज रात 12 बजे तक ये बच्चा अर्ली चाइल्डहुड वाला, एग्जैक्ट 12 बजे ये बच्चा मिडिल चाइल्डहुड वाला हो जाएगा। इधर 12 बजे 1 मिनट हुआ, तुरंत बोला गया ए चित्रगुप्त, इसमें मिडिल चाइल्डहुड वाली सारी विशेषताएं इसको प्रदान करो। चित्रगुप्त कह रहे हैं ओम बट्टे स्वाहा, और तुरंत सारी विशेषताएं आ गई। ऐसा तो नहीं होता। तो ये बात तो सही हो गई कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो बात तो सही कह रहे हैं। विकास प्रकृति में निरंतर होता है, हाँ, क्योंकि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस स्टेज में अब इस स्टेज में, निरंतर होता है। दोनों सत्य हैं विद द सही स्पष्टीकरण। जिसने भी बी बताया ठोको ताली, बढ़िया, अपनी पीठ थपथपाएं। हाँ, एक चीज तो बताना ही भूल गई मैं आप लोगों को, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो प्रश्न गलत हो आपके तो उनका क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, उन्हें दोबारा देखिएगा और अच्छे से उनको रिवाइज कीजिएगा। अच्छा बेटा मैं हट जाऊंगी, मैं साइड हो जाऊंगी, थैंक यू, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाऊंगी बेटा, इधर हो जाऊंगी। एक माध्यमिक स्कूल टीचर बच्चों को कंसेप्ट और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके मीनिंगफुल लर्निंग को सक्षम बनाना चाहता है। एक 6 to 8 का टीचर है जो कि बच्चों को कंसेप्ट और वास्तविक दुनिया में उन कंसेप्ट को कैसे अनुप्रयोग करना है, अप्लाई करना है, इसके बीच में संबंध बनाने में मदद करके मीनिंगफुल लर्निंग को बच्चे को सिखाना चाहता है। तो कौन सी गतिविधि सही रणनीति होगी कि बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा? विच वन इज द बेस्ट रणनीति हियर? बच्चों को छोटे ग्रुप में वर्तमान मुद्दों पर रिसर्च करने दे और कहे कि बेटा जो तेरा कंक्लूजन हो उनको पूरा ग्रुप क्लास के सामने लेकर आए। बच्चों को नियम और परिभाषाएं याद करने दे। याद करना रॉन्ग। बच्चों को एमसीक्यू प्रश्नों के साथ वर्कशीट दे। आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि आप एमसीक्यू में कितना रिजल्ट आया उस पर ध्यान दोगे। बच्चों को उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन की विधि से सीखने को कहे, अगेन गलत। तो क्या रहेगा? बच्चों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए दे, शोध करने के लिए दे। लेव वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे खाली स्थान के साथ किसके साथ इंटरैक्शन के अनुभव से फायदे में आते हैं? बच्चे किसके साथ इंटरैक्शन करें कि बच्चे को फायदा हो और उन कामों को कर पाए जो कि उसके जेडपीडी यानी कि उसके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के बाहर है या अंदर। किसका साथ ले ले बच्चा, किसका साथ ले, किसके साथ इंटरैक्शन करे बच्चा कि फिर बच्चा जेडपीडी प्राप्त कर सके? इसका जवाब देंगे फटाफट से, और बतियाना नहीं है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं 1 मिनट में आती हूँ, भाई को दवाई दी। तो क्या जवाब दे दिया भैया? क्या आया आपका उत्तर? देखिए,
बच्चे किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं? तो बच्चे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और हमेशा याद रखना जेडपीडी अंदर होता है। जेडपीडी क्या होता है? आपके संभावित विकास क्षेत्र, आपके पोटेंशियल के अंदर अंदर का मामला आप प्राप्त करते हो, विद इन होता है। हमेशा इस डायग्राम को याद रखना, बढ़िया तरीके से बस पढ़ते चलो, पीडीएफ भी मिलाना नहीं, और बता दूंगी सभी पीडीएफ वही मिला करेंगे। ठीक है, आ जाओ। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया कैसी स्थिति है जो बच्चों की खाली स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है? बताइए भैया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब क्या है? मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सब क्या होती हैं, ये सब किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो आप बताएंगे डिसलेक्सिया कैसी स्थिति है जो बच्चे की कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है। हमेशा याद रखो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, सब की सब आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सबकी सब आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। और डिसलेक्सिया में आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ध्वनात्मक प्रसंस्करण में दिक्कत होती है, आप ध्वनियों को, साउंड को, चित्रों को जोड़ नहीं पाते, तो यहाँ दिक्कत होती है। इसमें संवेदी नहीं है, संवेदी होती तो आपके मूवमेंट में दिक्कत, गति संवेदी गतिक होती, उसमें दिक्कत वाला मामला रहता है। आए भैया, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है विच इज नॉट द एग्जाम्पल, नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कहां पर दिख रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो मेन उद्देश्य होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा? नॉट द एग्जाम्पल, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, कॉम्पिटेटिव इथोस यानी कंपटीशन बढ़ाना। भैया कंपटीशन नहीं बढ़ाता तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को काट दीजिए, यकीन मानिए बहुत गंदा है। विविध दृष्टिकोणों का यानी डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज को साथ में लेकर चलना, ये होता है। उचित आवास का पालन करना यानी रीजनेबल अकोमोडेशन, ऐसा हो कि हर बच्चा आसानी से स्कूल की बिल्डिंग में आ सके, हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से अलग अलग निर्देश, सब सही है। और हमसे पूछा नहीं गया था तो हमारा उत्तर क्या है? ए हमारा उत्तर है, ए हमारा उत्तर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? नॉट पूछा गया है, तो हमने ए उत्तर दिया। यहाँ एक चीज याद रखनी है गुड्डा, हम क्या करते हैं जनरली एग्जाम टाइम पे, क्या होता है स्किप हो जाता है, हम नहीं को हाँ पढ़ जाते हैं, हाँ को नहीं पढ़ जाते हैं। तो क्या करना, पेंसिल मिलती है, बाकी तो अलाउ नहीं करते हैं, बट आपके पास अपनी अपनी पेंसिल होती है, तो पेंसिल से ना नहीं पूछा गया, ऐसी चीजों को सर्किल कर लिया करना कि मुझसे नहीं पूछा जा रहा है तो मुझे नहीं का ही जवाब देना है। एक टीचर ने नोटिस किया कि उसका एक बच्चा बहुत ज्यादा विचलित है, बहुत ज्यादा बच्चा क्या है, विचलित है, और उसे क्लास के दौरान फोकस करने में परेशानी होती है। बच्चा बहुत ज्यादा विचलित है, क्लास के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, तो कौन सी रणनीति बच्चों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक इफेक्टिव रणनीति होगी? इफेक्टिव रणनीति कौन सी होगी? बताना भैया आपको कि भैया बहुत ज्यादा बच्चा विचलित रहता है, क्लास के दौरान उसे दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा विचलित है, आप कहोगे मम्मी पापा को बुलाकर उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी कार्यवाही करोगे कि भैया ये बेकार है, ये बच्चा आपका देखो बदतमीजी करता है। बच्चे को क्लास के दौरान बार बार काम करने के लिए दे दोगे, ये कर, चल तेरा काम ये है, बच्चा कहेगा मैम हो गया, ये ले अब ये वाला कर। बच्चे को अपनी ध्यान अवधि बढ़ाने के लिए सख्ती से कहना कि फोकस बढ़ाना है, फोकस ही दुनिया में सब कुछ है, फोकस बढ़ा अपना। या उसको खुद से नियमित करने के लिए, खुद को खुद से डिसिप्लिन करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए उसको टाइमर देना है कि देखते हैं आप 3 मिनट तक बैठ सकते हो कि नहीं। बच्चा 3 मिनट तक बैठा, वेरी गुड, अब आपको 5 मिनट तक यही काम करना है, वेरी गुड, अब आपको 10 मिनट तक यही काम करना है। अब ये बताओ भैया, ये बच्चा बहुत ज्यादा विचलित है, क्लास के दौरान ध्यान देने में परेशानी है, ये बच्चा कौन से विकार से पीड़ित है, इसको कौन सी प्रॉब्लम है? ठीक है, इसको कौन सी प्रॉब्लम है, और जल्दी से बताएंगे इस बच्चे को कौन सी समस्या है? कौन बता रहा है, जल्दी से बता दे फटाफट। बहुत बढ़िया प्रियंका सिंह, बहुत बढ़िया प्रियंका सिंह, ये बच्चा कर पाता और बहुत ज्यादा अटेंशन में डिफिसिट है, ध्यान नहीं दे पाता और हाइपर एक्टिव है, अति आवेगशील। कौन सी प्रोसेस वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे मेमोरी में आगे संग्रहित करने के लिए जरूरी है? बताएंगे भैया कौन सी प्रोसेस है कि एनवायरनमेंट में जो भी जानकारी आपको मिल रही है, आप उसके अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निर्माण करो, यानी अपने अकॉर्डिंग उसको समझो, अपने अकॉर्डिंग उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाओ, और आप उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है इसके अंदर? आप बताएं सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस होता है अवधान यानी अटेंशन। क्या सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया यानी आपने अटेंशन की, तभी तभी आप क्या कर पाओगे, अर्थ निर्माण कर पाओगे और इसे स्मृति में आगे संग्रहित कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। पुनर्प्राप्ति रिट्राइवल तब होता है जब कोई चीज आपके दिमाग में बैठ गई, फिर आप उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो स्मृति के कोने से निकाल कर उसे वास्तविकता के धरातल पर लाना, वो होता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास की
किस अवस्था में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर केंद्रित होता है? भैया कोलबर्ग भैया की तीन क्या है, तीन आपके लेवल हैं, तीन लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्या कहेंगे? 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। 3 लेवल 6 स्टेजेस। कहां पर, कहां पर नैतिकता, बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर कहां पर बच्चा नैतिक होता है, कहां पर बच्चा नैतिक है, कहां पर बच्चा नैतिक होगा? भैया ध्यान से सुन लो, ध्यान से पढ़ लो, कहां पर बच्चा नैतिक होगा नाम में ही क्लियर है। कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस लेवल में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर केंद्रित है, कहां पर होगा? जहां पर नाम ही नैतिक स्तर होता है, यानी कन्वेंशनल लेवल पर, है ना। पहले वाले में प्री कन्वेंशनल में बच्चा नैतिक नहीं है, पोस्ट कन्वेंशनल ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो कब होगा? प्री कन्वेंशनल। स्वायत्त नैतिकता और विषम नैतिकता यानी हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी, ये पियाजे के शब्द हैं। ठीक साहब, आगे बढ़ेंगे। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर किसके द्वारा बच्चों के शैक्षणिक आत्म अवधारणा के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है? मतलब आपसे कह रहे हैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर, प्राइमरी स्कूल का टीचर है भैया, प्राइमरी स्कूल का 1 to 5 वाला टीचर है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? हाँ। अब उसके द्वारा बच्चों के एजुकेशनल सेल्फ कंसेप्ट कि चीजों को लेके ना बच्चे का अपना कंसेप्ट बने, तो सेल्फ कंसेप्ट के विकास को कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी? कि वो कहते हैं अबे तुमसे तो हो गया, पहले क्वेश्चन में तो जवाब नहीं आया था तुम्हारा, तुम बताओगे। ऐसे कर दे भाई साहब, बहुत कम उम्मीद है, ऐसे बोल दे बच्चों से, सभी बच्चों से ये कह दे मुझे तुम में से किसी से भी उम्मीद नहीं है, तुम तो ना की कटवाओगे। बच्चों में स्वायत्तता, अच्छा देखो स्वायत्तता ना पॉजिटिव चीज होती है, क्योंकि स्वायत्तता का मतलब क्या होता है गुड्डा? तो आप कहोगे स्वतंत्रता होता है। क्या होता है बिट्टू, क्या होता है? तो आप कहोगे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता तो अच्छी बात है, बच्चे को अगर स्वतंत्रता दी जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर बात क्या कह रहे हो? दंडित किया जाए, बच्चे को लठ तोड़े जाए। बच्चों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करो। अगर टीचर चाहता है कि बच्चा खुद से कंसेप्ट बनाए, खुद से कंसेप्ट बनाए, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बच्चे को इंडिपेंडेंस दे और पहल करने पर टीचर उसको तारीफ दे। क्या करे? पहल करने पर तारीफ दे। हमेशा याद रखो, आप यहाँ पर क्या है आप जानते हो, यहाँ सवाल सही क्यों होते हैं, यहाँ आप पे एक अननेसेसरी इमोशनल प्रेशर नहीं होता है। एग्जाम टाइम में एक अलग प्रेशर आप पर आ जाता है, यहाँ पर आप पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ आप अच्छे से समझते हो। दूसरा, यहाँ क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप उसे सुन रहे हो, तो मैं कहाँ ज्यादा वो फोकस कर रही हूँ, कहाँ ज्यादा दबाव डाल रही हूँ, इस चीज का भी असर पड़ता है। तो अपने क्वेश्चन पढ़ने के तरीके को वहां पर भी ऐसा ही रखना कि बोल बोल के समझ समझ के मौखिकीकरण करके वर्बलाइजेशन के बेसिस पर करना। एक चीज मैंने शुरू में ही बताई थी पुरुषोत्तम जी, हर चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव में तोला ना तो नंबर अपना झोले में जुलवा दोगे। पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि पुरस्कार तो नकारात्मक शब्द होता है, लेकिन ये कह क्या रहा है कि आपकी किस चीज को पुरस्कृत कर रहा है कि आप आगे बढ़ के काम करते हो, किस चीज को पुरस्कृत कर रहा है कि आप स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हो, टीचर का रटाया हुआ नहीं रटते। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव नहीं हुआ, ये तो महा पॉजिटिव हो गया। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो कल्चर चला है ना कि पॉजिटिव बता दो नेगेटिव बता दो, ये खड्डे में डालने वाला कल्चर है, ये खड्डे में डालने वाला कल्चर है, क्योंकि बच्चा ना रचनावाद से ज्यादा रट्टावाद पे आ गया है। उसने सिर्फ इतना ही याद कर रखा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हर जगह काम नहीं आता, क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मारे जाओगे। आओ, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को, अपने रोल को किन प्रोसेस के द्वारा सीखते हैं? बच्चा समाज में अपना रोल क्या है कैसे सीखता है भैया बताओ? बच्चा समाज में अपने रोल को, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा अपने ज्ञान को कैसे सीखता है। अगर मैं कहूं कि बच्चा अपने ज्ञान को किस प्रोसेस से सीखता है, अगर मैं कहूं बच्चे का ज्ञान, मैं कहूं बच्चे का ज्ञान, या मैं कहूं बच्चे का स्कीमा किस प्रोसेस से आता है, मैं ज्ञान की बात कहूं या मैं स्कीमा की बात कहूं, तो आप बताओ बच्चे का ज्ञान, बच्चे का स्कीमा किस प्रोसेस से आता है, तो उत्तर देना किस प्रोसेस से। तो फिर आप उत्तर देना क्या दोगे, तब आपका आंसर होगा, उत्तर होगा सी। लेकिन मैंने ज्ञान की बात नहीं की, मैंने स्कीमा की बात नहीं की, मैंने कहा आपकी भूमिका, आपका रोल क्या है। तो भैया आपका रोल क्या है, ये समाज में आपका रोल क्या है, ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस से आता है, सामाजिकरण से आता है, और उत्त संस्करण यानी अकल्चरेशन, यानी संस्कृति में बदलाव, संस्कृति में क्या बदलाव, उससे आता है। संस्कृति में बदलाव, अकल्चरेशन यानी कि कल्चर में बदलाव, इससे आता है। ठीक साहब, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बच्चे का ज्ञान या स्कीमा किस प्रोसेस से आता है। अगर मैं ज्ञान स्कीमा की बात कर रही थी तो आप बिल्कुल सही थे, अडॉप्टेशन, अकोमोडेशन, है ना, असिमिलेशन, तो बात बहुत सही थी। मैंने कहा बच्चे समाज में
अपनी भूमिका कैसे सीखते हैं कि भैया बड़ों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते करनी है, ये समाज के अकॉर्डिंग ढालने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो प्रोसेस में आपको सामाजिकरण में जाना था और साथ में उत्संस्करण यानी संस्कृति। मैं इसीलिए कह रही हूँ समय लीजिए लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, और मैंने शुरू में ही कहा है प्रश्न ऐसे न जानो पूछो कैसे। और ये बात मैंने उस दिन भी कही थी जब मैंने कंटेंट की मैराथन कराई थी कि भैया कहीं से भी पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी आत्मा तृप्त हो जाएगी, टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये वाला मामला भी रहता है। ठीक साहब, आ जाओ आ जाओ। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, खिलौना दिखाया और छुपा दिया, वो उसे भूलता नहीं है बल्कि वो खिलौने को खोजने की कोशिश करता है और उसी जगह पर जाकर खोजने की कोशिश करता है जहां उसका वो खिलौना रखा जाता है। ठीक है साहब, तो बताना है ये किस अवस्था में पाई जाती है और क्या कहते हैं, तो सेंसरी मोटर में पाई जाती है और वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था, जो जीन पियाजे की शॉर्ट वीडियो बनाई उसमें भी बताया कि यही चीजें बार बार पूछेंगे। प्री ऑपरेशनल में कभी भी वस्तु स्थायित्व नहीं होता। प्री ऑपरेशनल में आत्म केंद्रितता होती है, लेकिन आत्म केंद्रितता का मतलब होता है किसी एक पहलू पर फोकस, कि आप कोई चीज देख रहे हो उसके केवल एक पहलू पर, किसी एक पहलू पर, एक एस्पेक्ट पर आप फोकस कर रहे हो, कि लंबाई देख रहे हो तो लंबाई देख रहे हो, चौड़ाई देख ही नहीं रहे। मूर्त संक्रियात्मक में आपकी रिफ्लेक्सिव मेंटल ऑपरेशन नहीं होते, रिफ्लेक्सिव प्रोसेस नहीं होती। ठीक साहब, आओ लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जो कि आपकी थर्ड स्टेज है, कौन सी स्टेज है बेटा जी, तो आप कहोगे थर्ड स्टेज। अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की में क्या विशेषता है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखेगा कि नियम अटल हैं, बदल नहीं सकते इसमें, या दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वो करने की कोशिश जिससे दूसरे खुश हों, ये महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, या अमूर्त सार्वभौमिक यानी कि अब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल सभी मानवता के लिए मान्य है। किन पर फोकस करेगा, बी। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मैं तो वो करूं जो दुनिया ने अच्छो लगे, मैं तो वो करूं जिससे दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे क्या बोले, मुझे ये बोले कि मैं तो अच्छा लड़का हूं, मैं अच्छी लड़की हूं। दामिनी जी अगर नहीं समझ में आया है, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है टीचिंग एग्जाम TWA पर, एक बार जाकर उसको देख लो, एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, ऐसे दिमाग में बैठेगा कोलबर्ग कि दिल खुश हो जाएगा। ये जितने भी बच्चे बता पा रहे हैं इनके सबके जहन में बैठा हुआ है कोलबर्ग। अब ये रात में भी उठ के कोई पूछे ना इनसे, सोते सोते में भी, कि भैया बताओ फलानी चीज, ये एकदम फट से बता देते हैं। ठीक है, एकदम फटाक से बता देंगे तो आ जाए। अब ये देखो, अब ये भी बताएंगे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना कि नियम निश्चित है, तो ये कौन सी स्टेज हो सकती है, देखो अभी बताएंगे, सारे के सारे एकदम दिमाग में बैठा के बैठे हैं ये, एकदम बताएं ये कौन सी स्टेज है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना कि नियम अटल है, नियम अटल है, कौन सी, बहुत बढ़िया, फोर्थ स्टेज, शाबाश। अब तुमने मेरा दिल खुश किया है, फक्र से मेरा सीना चौड़ा कर दिया औलादो। फोर्थ स्टेज कि प्राण जाए पर नियम न जाए, नियम और कानून की अवस्था, ये महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अगेन फोर्थ स्टेज, ये कर्तव्य है कि नियम और कानून बनाने। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है, बताओ कौन सी स्टेज, बताओ बेटा ये कौन सी स्टेज है, बताओ, ये लास्ट वाला डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया दिव्यांश, छठी स्टेज, जिसमें क्या कहता है कि मैं मर जाऊं पर दुनिया भली रहे, मैं अपना जीवन सर्वस्व त्याग दूं, ऐसा वाला भाव, बहुत बढ़िया। निम्न में से, बहुत शानदार चल रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तब तो भाई अपनी अच्छा कर रहे हो, जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा था कोलबर्ग, और कोलबर्ग खेल गए हो बढ़िया। आओ भैया, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सामाजिक रचनात्मक क्लासरूम में मूल्यांकन को चिन्हित करता है, कौन सा स्टेटमेंट सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में मूल्यांकन को, कि बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है, और वो भी कैसा, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, रचनात्मक क्लासरूम है और सामाजिक है, तो ग्रुप में हो रहा होगा, तो कहां दिख रहा है, देखो मूल्यांकन को बच्चों में डर और तनाव पैदा करना चाहिए, ये तो पहले ही कट गया यार, कट गया। और फिर कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, उड़ा दो। मूल्यांकन के अलग अलग तरीके जैसे पोर्टफोलियो, क्लासरूम में इंटरेक्शन शामिल होना चाहिए, बहुत बढ़िया। मूल्यांकन बच्चों की जानकारी के प्रत्यास्मरण यानी बच्चों की मेमोराइज करने की, इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की कैपेसिटी को देखना चाहिए, काट दो। मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती उस पर केंद्रित होना चाहिए, इस पर नहीं कि बच्ची क्या जानती, कट गया। बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है, सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों और योग्यताओं का सम्मान करते हुए टीचर एक प्रगतिशील क्लासरूम की रचना कैसे कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा टीचर ने
बताओ कौन सी स्किल है। सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों और योग्यताओं का सम्मान करते हुए एक टीचर प्रगतिशील क्लासरूम की रचना कैसे कर सकते हैं। तो बताओ किस तरीके का प्रश्न होगा। मैं 1 मिनट भाई को देख के आती हूँ, तुम मत भागा करो, मैं ही तो भाई को देखने जाती हूँ, तुम भी चल देते हो। सच्ची तुम कह रहे हो तो लगा रही हूँ बेटा। ये तो बात सही है, केवल ज्ञान का मामला नहीं है, केवल बोध का मामला भी नहीं है। अभिसारी सोच, क्या बताया था, कन्वर्जेंट सोच यानी कंजड़ वाली सोच, और कंजड़ सोच यानी बेकार। कंजड़ सोच यानी बेकार। तो भैया ऐसा प्रश्न पूछ रही है टीचर, बच्चों से कह रही बेटा तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी रुचि, तुम्हारी योग्यताओं का सम्मान करते हुए मैं कैसे प्रोग्रेसिव क्लासरूम बनाऊं। तो इसका मतलब टीचर समस्या समाधान कौशल विकसित करवा रही है अपने बच्चों में कि बेटा बताओ कैसे करना चाहिए, है ना। वो वाला मामला। बहुत तरह की गतिविधि करने के बाद रोशनी बच्चों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहले तो रोशनी दीदी ने क्या कराया, रीडिंग कराई। उसके बाद दीदी ने कहा बेटा मनन करो। मनन का मतलब क्या, इस पर चिंतन करो, रिफ्लेक्शन करो, इस पर सोचो। किस क्वेश्चन पर, आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। अगर आप पाठक होते तो क्या सीखते, अगर आप पाठक हो तो क्या सीखते। तो रिफ्लेक्ट करने की कह रही है, मनन करने की कह रही है, मेटाकॉग्निशन यानी अपने ज्ञान का ज्ञान करना, अपनी सोच पर सोचना, अपने किए हुए काम पर सोचना। मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान बोले तो परासंज्ञान, अधिसंज्ञान बोले तो परासंज्ञान। क्या होता है, अपनी सोच की, अपनी सोच पर सोचना, अपनी सोच पर सोचना, अपने किए हुए काम पर सोचना, ये कहलाता है बेटा जी मेटाकॉग्निशन। एक टीचर को सीखने की प्रोसेस के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन तुम सबने गलत किया, दूसरे में भी आधे से ज्यादा गलत कर गए, तो ऐसी गलतियां, ऐसी एरर अगर मैं देखूं तो मैं क्या कर दूं, नजरअंदाज कर दूं कि अरे अपन को क्या है, पढ़ना है पढ़े, न पढ़ना है न पढ़े, अपन को तो मैराथन कराने का है और चले जाने का है। सजा दे दूं तुम्हें, जलील कर दूं यहाँ एकदम भयंकर, ठीक है। और फिर तुम्हें कह दूं कि अब से गलत हुआ, तुम्हें मुंडी काट देनी है, नेगेटिव पुनर्वलन दूं मैं तुम्हें कि तुम ऐसे हो वैसे हो। या बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्य नीतियां सोचूं, क्या करूं। अब देखो, अगर बहुत बढ़िया, डी सबका डी, डी इज फाइनल कि आप, मैं ऐसी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी सोचूं ताकि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो, द्वंद पैदा हो। पक्का, पक्का डी, डी सबका सही है। अब अगर बेटा जी आप पॉजिटिव नेगेटिव के झमेले में जिंदा रहते ना, तो आप ये कहते दीदी संज्ञानात्मक द्वंद नेगेटिव शब्द होता है। संज्ञानात्मक द्वंद नेगेटिव शब्द होता है, बोलते ना आप यही बोलते कि दीदी द्वंद होना यानी द्वंद होगा दिमाग में मेरे, मतलब कंफ्यूजन। द्वंद का मतलब तुम इसको सही मान रहे हो, इसको सही मान रहे हो, और फिर कह रहे दोनों में से कौन से सही है, तो दिमाग में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बोले दीदी ये तो, ये तो है ना दिमाग में बड़ी दिक्कत कर देगा, तो ये तो नेगेटिव होगा। नहीं, ये पॉजिटिव है, कारण तुम एरर कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, तुम्हारे दिमाग में स्कीमा अलग है। अब तुम्हारे दिमाग में जो स्कीमा है वो गलत है, अब मैं सही वाला स्कीमा दे दूं तो क्या होगा, क्या रहेगा बेटा, फिर रहेगा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कराने के लिए सही स्कीमा दूंगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो ऑटोमेटिकली पैदा होगा। फिर तुम बोलोगे दीदी ये कैसे सही, जैसे शुरू वाले में बोला था एक बच्चे ने कि दीदी मानक संदर्भित तो नेगेटिव होता है, आपने बताया। मैंने कहा औलाद पढ़ तो ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, और उसके हिसाब से तुझसे कह रहा है सही से मैच कौन सा है। तो ये वाला है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सही से मैच पूछा है। तो ये, तो द्वंद तो पैदा होगा अगर बच्चा एरर कर रहा है और टीचर सही कंसेप्ट लेकर आएगा, तो द्वंद तो पैदा होगा बिट्टू। आओ, ये देखते हुए कि उनकी क्लास में बहुत से बच्चों को स्टैंडर्ड अंग्रेजी में कठिनाई होती है। स्टैंडर्ड अंग्रेजी, जैसे तुमने देखा होगा मैं अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को अगर मैं टोटल इंग्लिश में पढ़ दूं ऐसे, ऑब्जर्विंग दैट मैनी स्टूडेंट इन दिस क्लास having difficulty with the standard English and do not speak in a class, a secondary school English teacher encourages the students to express themselves in whatever language they feel comfortable in. He then feels, तो तुम कहोगे दीदी हम तो जा रहे हैं, हमारी बस की ना है दीदी, ना हम ना है, सॉरी बेटा। मैं थोड़ा खो जाती हूँ तो मैं अंदर घुस जाती हूँ, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ मैं साइड में। तो स्टैंडर्ड अंग्रेजी में दिक्कत है तो मैं मिक्स करके बताती हूँ कि देखो बहुत से बच्चों को स्टैंडर्ड अंग्रेजी में कठिनाई है, टोटल अंग्रेजी में बोला जाए तो वो कक्षा में बात नहीं करते, वो कहते हैं दीदी हम नहीं बात करते, हम नहीं बात करते। एक सेकेंडरी स्कूल के अंग्रेजी के मास्टर जी, वो कहते हैं बेटा बात तो करनी है, जिस भाषा में तुम सहज महसूस करते हो बोलो, खुद को तुम्हें एक्सप्रेस करना है। अब तुम हिंदी में सहज महसूस करते हो, ब्रज भाषा में महसूस करते हो, अवधि में, मगधी में, जिसमें महसूस करते हो बेटा बोलो। और फिर उसके बाद वो बच्चों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए अन्य जो सेंटेंस के अंदर आप देखते हो ना, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं सेंटेंस के अंदर, छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं वाक्य के अंदर, उनको सीखने में उनकी मदद करते हैं, उसमें इंग्लिश लेकर आते हैं। तो टीचर ये किस दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है, टीचर का दृष्टिकोण किस पैडागोजी पर डिपेंड करता है। देखो मतलब टीचर ने बालक को परेशान नहीं किया, बहुत भला टीचर है,
भले टीचर ने कहा बिट्टू बोलना जरूरी है, तुम इस बात पर टेंशन ही मत लो कि तुम अंग्रेजी में नहीं बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। और फिर उसके बाद टीचर क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके I+1 दे रहा है। I+1 यानी बोधगम्य निवेश कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। उनके लेवल से थोड़ा ऊपर जाकर छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस को उसेड़ देता है ताकि बच्चे उनको समझ पाए। तो यहाँ पर ये प्यारा टीचर क्या कर रहा है, बिल्कुल वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का प्रयोग कर रहा है। व्यवहारवादी नेगेटिव होता है बी कटा। मुझे बताओ साइकोडायनेमिक क्या है, उसने डांस किया। साइकोडायनेमिक का मतलब होता है औलादों, मनोगतिशील दृष्टिकोण का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं गतिशीलता हो। कोई इसने अपनी मसल्स का प्रयोग करवाया, बच्चों की किसी मसल का प्रयोग करवाया, डांस करवाया, नचाया, TPR यूज किया, कि ऐसे करके कहा बच्चों को कि बेटा तुम पहले जिसमें भी बोलना हो, हिंदी में बोलना हो, बोलो हिंदी में। अब बच्चों ने खूब हिंदी में बोला, अपनी बात कह दी। अब कहा बेटा अब इसी सेंटेंस को अपन इंग्लिश हिंदी मिक्स में सीखेंगे। और फिर टीचर ने कहा तुम सारे के सारे सिट डाउन। अब क्या कहा, मनोगतिशील में घुस गए। कैसे लगा मनोगतिशील, ये बताओ। बात थी, आ जाओ। पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोसेस है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वो पियाजे की, आपको बताना है कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा, एक इन्फेंट जो है, यानी शिशु जो है, छोटा बालक, वो गोलाकार वस्तुओं की जगह जब वर्गाकार वस्तुओं को पकड़ता है तो उसके हाथ के पकड़ने के तरीके को बदल लेता है। गोल वस्तु को ऐसे पकड़ेगा, वर्गाकार चीज को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे। तो उसने ऐसे से अपने हाथ के तरीके को ऐसे कर लिया। तो इसे क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, कंडीशनिंग, इंटरसब्जेक्टिविटी यानी अंतर विषयकता, या स्कीमा क्या कहा जाता है। सही से जवाब देंगे। ये क्या कहलाता है कि बच्चे ने अपने तरीके में बदलाव करा। बच्चे ने तरीके में क्या करा, बदलाव, बदलाव किया मेरे बच्चे, बदलाव। अपने ऐसे पकड़ने की जगह अब ऐसे पकड़ा, बदलाव किया, अकोमोडेशन किया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अनुबंधन, कहीं पर भी पियाजे अनुबंधन की बात नहीं करते। अंतर विषयकता का मतलब होता है कि आप एक विषय के अंदर, जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस एक अंतर विषयी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी जुड़ी हुई है, पॉलिटी से भी जुड़ी हुई है। स्कीमा क्या होता है, सूचनाओं का पैकेट, तो ये था नहीं। इसे क्या बोलते हैं कि भैया अकोमोडेशन, तरीके में बदलाव किया, प्रोसेस में बदलाव। लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग किस लेवल पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। किस लेवल पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे बड़ी चीज है। किस लेवल पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी किस लेवल पर पर्सनल इंटरेस्ट मैटर करता है कि और दुनिया में क्या हो रहा है मैंने मतलब ही नहीं है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। क्लास अगर पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा जी, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी बताएं, बताएंगे भैया, बहुत बढ़िया, बताएंगे भैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे प्रश्न की न जाने पूछो कैसे प्रश्न। क्या रहेगा बिट्टू, टिट फॉर टैट रहेगा। बच्चे को कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा कहता है कल मैंने तेरे को टॉफी खिलाई थी, बोले हाँ, आज तू अपनी खिला, नहीं खिलाता तो भैया भाग भाग, अब तेरी मेरी दोस्ती खत्म, कुट्टा पुट्टा हो जाएगी। व्यक्तिगत आवश्यकताएं ही होनी चाहिए पूरी, यानी यहाँ बच्चा सिंपल बात करता है, तू मेरे लिए कर वरना मैं तेरे लिए नहीं करता। दंड और आज्ञा पालन, बच्चा मिठाई नहीं खा रहा क्योंकि डर है बाद में पापा जी सूतेंगे, बढ़िया वाला लठ चला देंगे। सार्वभौमिक नैतिकता, हे प्रिय मैं खुद को जला लूं ताकि तुम हाथ सेक सको, यानी दुनिया का भला हो जाए। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गोल्डन रूल, बोले अपने को दिमाग ही नहीं लगाना, अपने को तो एक ही चीज पता है, और वो चीज क्या पता है कि भैया अच्छा लड़का अच्छी लड़की वो जो समाज की सारी बातें मान ले। लेवल 1 और स्टेज 2, बहुत बढ़िया कृष्णा मूवमेंट, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। निम्न में से किस तरीके की मान्यता रखने वाले बच्चे क्लास में लर्निंग की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कौन से बच्चे, कौन से बच्चे आपकी क्लास में लर्निंग की तरफ फोकस करेंगे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, कौन से बच्चे, जो अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। आप बताओ, जो बच्चा ये सोचता हो कि भैया जो मेरी इनेट एबिलिटीज है, बोले भैया मैं तो जन्म से ही ऐसा हूं और अब मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता, वो बच्चा मेहनत करेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा, या जो मेहनत से खुद की लर्निंग और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है ये सोचते हैं, वो पढ़ने की तरफ फोकस करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। या फिर वो जो ये कहेंगे अरे जो पास हो जाते हैं सीटेट में किस्मत का खेल है, मेहनत हमने भी बहुत की थी, मानो मेरे लाल कहीं कमी रह गई थी, चाहे छोटी कमी रह गई थी पर रह गई थी।
जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। बच्चा ये कहते अरे भैया पास होना हमारे बस की तो है ही नहीं, होना होता पहली बार में हो जाते। क्या वो बच्चा पढ़ने के लिए उन्मुख होगा, वो बच्चा बेहतर प्रदर्शन करेगा, वो बच्चा सीखेगा जो ये मानता है भैया मेहनत से लर्निंग में और परफॉर्मेंस में बदलाव लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन रखने का एक ही कारण था, ये क्वेश्चन रखने का एक ही कारण था, आपको सिर्फ इतना समझाना कि हमेशा एक बात को याद रखना, अगर आप ये मानते हैं कि मेहनत है और मेहनत करने वालों की जीत होती है, तो बस अपने आप को झोंक दो, न जाने कैसे झोंक दो, जैसे भी झोंका जाए अपने आप को झोंक दो, बार बार रिवाइज करो, बार बार चीजें समझो। 2 बार पढ़ोगे तो तीसरी बार में कुछ और चीज निकलती है। आप मेरी पहले की क्लास देखो, आप मेरी अब की क्लासेस देखो, कंटेंट तब भी वही है, कंटेंट अब भी वही है, लेकिन सिलेबस में बदलाव नहीं है, लेकिन पढ़ाने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तब एग्जाम्पल कुछ और थे, आज एग्जाम्पल कुछ और होंगे, कारण आप जितनी बार उस चीज में रमते जाते हो उतने अच्छी चीजें निकालते जाते हो। जिसको लग रहा है फास्ट चलो बेटा जी, वो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं घंटे पूरे करने के लिए नहीं खड़ी होती, मेरे को कोई सैलरी नहीं मिलती घंटे पूरे करने के लिए, है ना, या कम समय में ये क्वेश्चन पूरे करने के लिए, मैं अपने बच्चे को मेहनत से पढ़ाना चाहती हूँ। आपको अगर लगता है बेटा जी कि फास्ट चलना है, मेरे बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे, हो सकता है आप तेज गति से पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं मना नहीं करती और गलत भी नहीं, तो आप चाहे बाद में देख लेना, क्योंकि आप 2x पर देखकर भी शायद बातें समझ जाओ, बाकी बच्चे न समझ पाए, तो आराम से चलने दो। बच्चों में कंसेप्ट की वैकल्पिक अवधारणा। अब भैया मैंने कोई कंसेप्ट बताया, आपने उसका अल्टरनेट अपने दिमाग में कुछ और सीख लिया, दीदी इसका मतलब ये होता है, दीदी इसका मतलब ये होता है, तो बच्चों में कंसेप्ट की जो अल्टरनेटिव कंसेप्ट बच्चा बना लेता है, वो बच्चे द्वारा रचित सहज सिद्धांत को बताता है, बच्चे की अपनी समझ को बताता है। किसको बताता है? उसकी अपनी समझ। और अच्छा ये बताओ, ये सहज सिद्धांत बच्चे को कैसे आते हैं? जैसे मैंने कोई चीज समझाई, बच्चे ने उसे अपने तरीके से समझ लिया, तो वो क्या है? बच्चे का सहज सिद्धांत है। इसीलिए बच्चे की अल्टरनेट क्या कंसेप्ट बन गया, बच्चे ने मेरे से अलग अपना अल्टरनेट कंसेप्ट बना लिया। 2 प्रश्नों के जवाब देने जो पूछते हैं, ये सहज सिद्धांत बनते कैसे हैं? कैसे बनता है बच्चे का ये सहज सिद्धांत? और आपको बताना है क्या ये सहज सिद्धांत तार्किक होता है या अतार्किक होता है? आपको बताना है तार्किक होता है या अतार्किक होता है, लॉजिकल होता है या इलॉजिकल होता है। बताएंगे लॉजिकल या इलॉजिकल। ए तो बिल्कुल सही है, ए सही है, मैं बताऊंगी सी क्यों नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, अर्थहीन कभी नहीं होता मेरे बच्चे, अर्थहीन कभी नहीं होता। बहुत बढ़िया, तार्किक होता है। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बिट्टू? इसका क्यों नहीं दे रहे? सहज सिद्धांत कैसे बनते हैं? सहज सिद्धांत बनते हैं, तुम्हारा किसी सोच को लेकर सहज सिद्धांत बन गया। जैसे गुड़िया को लग रहा है दीदी तीसरा क्यों सही नहीं है, तो उसका सहज सिद्धांत ये बना हुआ है, गुड़िया का सहज सिद्धांत ये बना हुआ है कि दीदी जो भी बच्चा अल्टरनेट थिंकिंग करता है वो उसके बहुत शानदार, बहुत बढ़िया नतमस्तक हूं, उसके पूर्व अनुभव से बनता है, उसके अनुभव से बनता है। कैसे बनता है? उसके अनुभव से बनता है। अब गुड़िया ने क्वेश्चन लगाए होंगे 3-4, अब गुड़िया के दिमाग ने उसको इस तरीके से समझाया कि उसको ये लगता है कि ये सहज सिद्धांत बेकार होते हैं। नहीं, बेकार नहीं होते, अर्थहीन नहीं होते, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो किससे जुड़े हुए हैं बिट्टू? वो बच्चे के अनुभव से जुड़े हुए हैं। और टीचिंग में, लर्निंग में कभी भी बच्चे के अनुभव को बेकार नहीं बोला जाता है, क्योंकि बच्चे के पास अपना तर्क है। आपने कहा, आपने क्लास में, मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने क्लास में आकर कहा कि जल रंगहीन है, बालक बोला मैडम रंगहीन ना हो जल। आपने कहा बेटा कैसे? तो बच्चे ने तर्क दिया कि नाले का पानी काला है। अब भैया उसका सहज सिद्धांत है, उसने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है और बकायदा तर्क दिया है। तो याद रखिएगा, अल्टरनेटिव अवधारणाएं, सहज सिद्धांत, वैकल्पिक अवधारणाएं, वो बच्चा अपने अनुभव से जो उसने देखा उसके हिसाब से बनाता है और वो उसको तर्क के हिसाब से देता है। और बच्चे के वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चे के सहज सिद्धांत में बदलाव करने के लिए आपको भी तर्क देने होंगे। आपको ये नहीं कहना बेटा हे पागल, है पानी काला होता है, नाले का पानी असली काला है, पीने का पानी काला देखा तूने? आपको तर्क देना पड़ेगा कि बेटा रूह अफ़ज़ा मिलाओ तो पानी ऑरेंजेस हो जाता है, इसके अंदर फलाना मिलाओ तो ये हो जाता है। तो आपको तर्क देना पड़ेगा, ये बात याद रखनी। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? मेरे छोटे बच्चे से है। छोटी सी थोड़ी, हाँ बेटी, सॉक्स पहनो, गर्म। ओह माय लवली बेबी, किससे है बच्चे के शारीरिक विकास का संबंध? वृद्धि दर से, हाँ। शारीरिक विकास बोले तो ग्रोथ, संवेदी प्रकार, सेंसरी फंक्शनिंग, सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल। आपका शारीरिक विकास होगा तो आपकी आपकी स्किल जो है, मोटर स्किल, वो भी ठीक हो जाएंगी। बेटा ये हटा दो, आपकी मोटर स्किल भी बेटर हो जाएंगी, हटा दो जल्दी। दूसरा एंड तीसरा बिल्कुल सही है, पहला दूसरा एंड तीसरा बिल्कुल सही है, डी हो ही नहीं सकता। शारीरिक विकास का संबंध आपके
दूसरों के साथ रिश्तों पे नहीं पड़ता कि आप लंबे हो गए जी, आपका शारीरिक विकास हो गया तो आपके दूसरों से रिश्ते भी लंबे चलेंगे, ये जीवन में कभी नहीं होगा। रिश्ते कैसे चलेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे हैं। ठीक